पुराना सा घर, जिसको बाहर से देखने में ही लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता होगा, पर अंदर किसी लड़की के हांफने की आवाज़ आ रही थी, जो किसी से छुपकर इधर उधर भाग रही थी। भागते भागते वो उस घर की छत तक पहुंच चुकी थी, पर वहीं पड़े सामान में उसका पैर उलझता है और वो मुंह के बल वहीं गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर एक आदमी उसी दिशा में आता है और लड़की को देख लेता है। लड़की उसे देखकर बहुत घबरा जाती है और बैठे बैठे ही पीछे सरकने लगती है। वो आदमी उसके पास आता है और उससे बोलता है, कहा था ना तुझसे, हमारे काम धंधे से दूर ही रहे, पर तुझे समझ नहीं आया ना। तुम लोग गलत कर रहे हो। देखना, इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम लोगों को। मुझे जाने दो और मेरे दोस्तों से भी दूर रहना, उन्हें कुछ नहीं पता है। हमें सजा मिलेगी? और कौन देगा सजा? तू जो खुद मरने वाली है। लड़की उसके मुंह पर थूक देती है और बोलती है, सजा तो मिलेगी जरूर तुम सबको, चाहे मुझे वापस ही क्यों ना आना पड़े। आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो लड़की के बाल पकड़कर उसे घसीटकर पानी से भरी टंकी में उसका सिर डुबो देता है। लड़की को सांस नहीं आती, जिस वजह से वो छटपटाने लगती है, पर आदमी उसे नहीं छोड़ता और कुछ देर बाद लड़की की सांस बहुत धीमी पड़ जाती है। तब वो आदमी उस लड़की को जमीन पर फेंकता है और नीचे जाकर अपने आदमियों को आवाज लगाता है, अरे 2 आदमी आओ रे ऊपर। 2 आदमी उसके सामने आकर सिर झुकाए खड़े हो जाते हैं। लड़की पड़ी है ऊपर, पास की जमीन में जाकर गाड़ दो, बची हुई सांसें भी बंद हो जाएगी। वो दोनों आदमी जी बॉस कहकर निकल जाते हैं और उस लड़की को उठाते हैं। दोनों आदमी उस लड़की को अजीब तरीके से घूरते हैं और एक दूसरे को देखकर जहरीली मुस्कान देने लगते हैं। दोनों उसे उठाकर पास वाली जमीन पर ले जाते हैं और उसके कपड़े उतारने लगते हैं। दोनों आदमी भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। लड़की अपनी बंद होती सांसों में भी दर्द से तड़प उठती है। दोनों उसे तब तक नोचते रहते हैं जब तक लड़की की सांसें नहीं बंद हो जाती। लड़की के पूरे शरीर पर जख्म हो गए थे। दोनों मुस्कुराते हैं और जमीन खोदकर उसे वहीं गाड़ देते हैं और फिर वापस घर की तरफ चले जाते हैं। दोनों घर के अंदर आते हैं और अपने बॉस के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वो चेयर पर बैठा सिगरेट पी रहा था। दोनों उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, बॉस, हो गया काम। उस लड़की की सांसें भी रुक चुकी थी। मतलब तुम लोगों ने मजे ले लिए उसके, तभी उसकी सांसें इतनी जल्दी बंद हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं तो उनका बॉस अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। घड़ी में सुबह के 5 बज चुके थे। बॉस उन दोनों से कुछ बोलकर बाहर आता है और अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं निकल जाता है। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर रुकती है। वो बाहर आता है और बिल्डिंग की तरफ देखता है जहां बड़े अक्षरों में SM यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था। वो बिल्डिंग की तरफ देखता है और मुस्कुराता हुआ अंदर चला जाता है। वो तेजी से अपने कदम बढ़ाता है, फिर हॉस्टल की बिल्डिंग के पास आकर रुकता है और तेजी से अंदर चला जाता है। ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा सा रूम बना था। वो अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अगली सुबह के 10 बज गए थे। पूरी SM यूनिवर्सिटी में चहल पहल थी। कुछ स्टूडेंट्स अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे तो कुछ कैंटीन में बैठे थे। कैंटीन में कोने की सीट पर 2 लड़के और एक लड़की बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे। यार, आन्या इतनी देर हो गई है, ये विदुषी कहाँ रह गई? अब तक आई क्यों नहीं? पता नहीं,
मैंने उसकी रूममेट को भी फोन किया तो वो कह रही थी कल दोपहर को उसके पास किसी का फोन आया था और वो उससे मिलने चली गई और तब से वापस ही नहीं आई। व्हाट? पर उसका तो यहाँ कोई है ही नहीं। वो अनाथ है तो यहाँ ऐसा कौन है जिससे मिलने चली गई वो और अब तक वापस नहीं आई? तुझे भी कुछ नहीं बताया क्या? नहीं यार वैदिक, मेरी उससे इस बारे में कोई बात नहीं हुई। तुझे कैसे कुछ नहीं पता? तू तो उसकी हर एक छोटी बात का ख्याल रखता था। आखिर आपके दिल में जो रहती है विदुषी मैडम। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ इसलिए उसका ख्याल रखता हूँ। पर मेरी कल दोपहर में उससे बात हुई थी। वो काफी परेशान लग रही थी, कह रही थी कुछ बताना है। फिर हमारी बात ही नहीं हुई, तब से उसका फोन ही ऑफ है। तीनों थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, फिर अपनी क्लास में चले जाते हैं। विदुषी का कुछ अता पता नहीं था। तीनों उसको लेकर परेशान थे, पर पता कैसे करे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर क्लास में आयरन सर आ जाते हैं। वो काफी घुले मिले थे बच्चों से, तो काफी स्टूडेंट्स उन्हें बहुत पसंद करते थे। अद्वै भी उनको अपना आइडियल मानता था, क्योंकि वो काफी पढ़े लिखे थे और हर बच्चे की मदद करते थे। उनसे जो हो पाता था वो जरूर करते थे और उनमें घमंड बिल्कुल भी नहीं था। पर वैदिक का मानना था कि जब कोई इतना ज्यादा अच्छा दिखाता है खुद को, इसका मतलब है कि वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो दिख रहा है। उसे आयरन सर कुछ खास पसंद नहीं थे। उनके आते ही सब पढ़ाई में लग जाते हैं। वैदिक के मन में अभी भी विदुषी को लेकर उलझन मची हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से गायब कैसे हो गई। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो जाती है तो सब क्लास से बाहर चले जाते हैं। वैदिक वहीं बैठा हुआ था तो आन्या और अद्वै उसके पास आकर बैठ जाते हैं। ओ मिस्टर मजनू, जानते हैं आपकी लैला नहीं आई इसका मतलब ये नहीं कि तुम देवदास बन जाओगे। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस उसकी चिंता हो रही है। पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। वैदिक सही बोल रहा है। पिछले कुछ दिनों से वो परेशान भी लग रही थी। कहीं कुछ हो तो नहीं गया ना? शायद वो किसी खतरे में हो। हमें उसे ढूंढना चाहिए। वैदिक बहुत बेचैन हो गया था। उसका दिल किसी अनहोनी से घबरा रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था शुरुआत कहाँ से करे। तीनों बैठे ही हुए थे कि अगली क्लास के लिए प्रथम सर आ जाते हैं। वो दिखने में काफी यंग थे। थोड़ा सांवला रंग, गहरी आंखें, हल्की दाढ़ी और फिट एंड फाइन बॉडी, जिसमें वो काफी आकर्षक लग रहे थे। उनके आते ही सब अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। लड़कियां तो उन्हें देखने या यूं कहिए तारने का काम कर रही थीं और लड़के बैठे बैठे जल भुन रहे थे। वो तीनों दोस्त भी पढ़ाई करने लगते हैं, पर वैदिक का ध्यान क्लास में नहीं था। प्रथम सर की नजर वैदिक पर जाती है, जो कहीं और ही खोया हुआ था। वो उसको आवाज लगाते हैं और खड़ा कर देते हैं। वैदिक हड़बड़ा जाता है। वैदिक, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम तो क्लास के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बोल सकते हो। नो सर, वो बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ओके, सिट डाउन। कुछ प्रॉब्लम हो तो बाद में आकर पूछ सकते हो। जी सर। वैदिक बैठ जाता है और अपना ध्यान पढ़ाई में लगा देता है। प्रथम भी उसको देखता है, फिर पढ़ाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो जाती है तो तीनों कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं। वैदिक घर जाता है और विदुषी के बारे में सोचने लगता है। फिर फ्रेश वन होकर वो बाहर निकलता है और अपने जान पहचान के एरिया में जाकर विदुषी के बारे में पूछने लगता है। वो फोन करके अद्वै को भी बुला लेता है। फिर दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं, पर विदुषी का कुछ नहीं पता चलता। रात हो जाती है तो दोनों थक हार कर वापस घर चले जाते हैं। वैदिक परेशान सा बेड पर लेट जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से विदुषी कहाँ चली गई। 1 हफ्ता बीत जाता है, पर विदुषी का कुछ पता नहीं चलता। तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सब जगह ढूंढ लिया,
पर उसका कुछ पता नहीं चला। वैदिक बहुत उदास हो चुका था और हर पल बस खामोश सा रहता था। अद्वय और आन्या उससे बात करने की कोशिश करते, पर वो किसी से बात ही नहीं करता था। रात का समय। एक आदमी अपने बेड पर लेटा आराम से सो रहा था। नाइट लैंप अचानक से जलने और बुझने लगा था। जोरों से हवा चलने लगी थी। सारी खिड़कियां और दरवाजे आपस में टकरा रहे थे। अगले ही पल लाइट चली जाती है और गहरा अंधेरा छा गया था। अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। इतने शोर से आदमी की नींद खुल जाती है। वो आसपास लाइट्स जलाने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। तभी उसकी नजर सामने जाती है, जहां कोई साया कुर्सी पर बैठा झूल रहा था। खिड़की से आती चांद की रोशनी में साये का चेहरा थोड़ा थोड़ा चमक रहा था। आदमी को पसीना आने लगता है। वो डरते डरते बेड से उतरता है और तेज आवाज में पूछता है, कौन है तुम? अंदर कैसे आए? बोलो कौन है? अचानक से बिजली चमकती है तो साये का चेहरा नजर आता है। उसका चेहरा देखते ही आदमी डरकर पीछे होता है और गिर जाता है। तुम कैसे आ सकती? तुमको तो मार दिया था। ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं आ सकती। ए लड़की, कौन हो तुम? रुको, अभी गार्ड्स को बुलाता हूं। लड़की का साया उसके करीब आता है और उसके करीब आकर कान में बोलती है, विदुषी नाम है मेरा। ये लड़की नहीं। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अब भुगतना पड़ेगा तुम्हें। बिजली चमकती है तो साये का चेहरा साफ दिखता है। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। चेहरा सफेद पड़ चुका था। जगह जगह से खून बह रहा था। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि कोई देखे तो डर की वजह से मर ही जाए। वो आदमी साये का भयानक चेहरा देखकर तेजी से चीखता है और बेहोश हो जाता है। उसकी आवाज सुनकर नीचे खड़े गार्ड ऊपर आने लगते हैं। वो लोग कमरे में पहुंचते हैं तो सारी लाइट्स ऑन थीं और वो आदमी नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। दोनों गार्ड एक दूसरे को देखते हैं, फिर आदमी को उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। उनमें से एक गार्ड पास के जग में से पानी लाकर उसके चेहरे पर छिड़कते हैं तो आदमी घबरा कर उठ जाता है। बॉस, क्या हुआ? आप ऐसे चीखे क्यों थे? और आप बेहोश कैसे हुए? आप ठीक तो है ना? संकेत, वो लड़की वो आई थी। वो नहीं मरी। बॉस, आप क्या बोल रहे हैं? हमें नहीं समझ आ रहा। कौन सी लड़की? यहाँ तो कोई नहीं है। बॉस अपने आसपास देखता है। सब एकदम सही था और लाइट्स भी ऑन थी। सारे खिड़कियां दरवाजे भी बंद थे। वो एकदम से चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको लगने लगता है कि उसने सपना देखा और उसके डर की वो अपने मन को समझाता है। वो बाहर जाने के लिए बोल देता है। दोनों गार्ड वापस से नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं और आपस में ही बात करने लगते हैं। दोनों अभी जो हुआ उसी के बारे में बात करने लगे थे। वीर, तुझे नहीं लगता बॉस कुछ अजीब सा ही व्यवहार कर रहे हैं? मतलब कोई लड़की नहीं आई तो उन्होंने किससे देख लिया? हाँ, कोई सपना ही देख रहे होंगे। आखिर इतने बुरे काम किए हैं, वही सब सोचकर डर कर चीख रहे होंगे। दोनों अपना सिर हिलाते हैं और राउंड लगाने लगते हैं। आदमी बेड पर लेटा इधर उधर करवट ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या उसका सपना। सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वो नींद के आगोश में चला जाता है। वैदिक का घर। वैदिक अपने कमरे में बैठा विदुषी की और अपनी तस्वीरें देख रहा था। 1 हफ्ते से वो गायब थी, पर वैदिक हर पल उसे याद करता था। जहां ढूंढ सकता था सब जगह ढूंढा,
पर उसका कुछ पता नहीं चला। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। वैदिक बेड से उठता है और कमरे से बाहर निकलकर लाइट में हुई दिक्कत देखने चला जाता है। वो कमरे से बाहर निकलता है और मेन गेट की तरफ जाने लगता है तो उसे ऐसा लगता है कि हॉल में कोई है। वो मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके उस तरफ बढ़ता है तो कुर्सी पर बैठा एक साया नजर आता है। वैदिक उसके करीब जाने लगता है। वो उससे पूछता वो कौन है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। उसे सिसकियों की आवाज आने लगती है। वो परेशान सा उसके पास जाता है और कुर्सी पर हाथ रखता है। तभी लाइट ऑन हो जाती है। वैदिक साये की शक्ल देखकर हैरान हो जाता है और चौंक कर अपने कदम पीछे करने लगता है। उसके मुंह से बस विदुषी निकलता है। विदुषी का चेहरा अभी भी उतना ही भयानक लग रहा था। जगह जगह से बहता खून जो सूख चुका था, ढेर सारे जख्म, लंबे और गंदे नाखून, उलझे हुए बाल, सफेद चेहरा। वैदिक अपने कदम पीछे बढ़ाता है तो विदुषी की आवाज गूंजती है। तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। तुमने तो हमेशा साथ रहने का वादा किया था, तो क्यों जा रहे हो? देखो ना, उन लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया। कैसी हो गई हूं मैं। वैदिक उसकी आवाज सुनकर रुक जाता है और वापस से उसके पास आ जाता है और उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है तो विदुषी अपना हाथ आगे करके उसे रोक देती है। वैदिक असमंजस की स्थिति में वहीं खड़ा रह जाता है। विदुषी उठती है और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है। तुम मुझे नहीं छू सकते वैदिक, कोई नहीं छू सकता। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझे देख भी पाओगे कि नहीं, पर शायद तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, तभी तुम मुझे देख पा रहे हो। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कितने दिन से तुम्हें ढूंढ रहा था, आखिर कहाँ चली गई थी तुम? और ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। विदुषी अपनी जगह से नहीं हिलती तो वैदिक उसके कंधे पर हाथ रखता है, पर उसका हाथ आर पार चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बार बार उसे छूने की कोशिश करता है पर हमेशा वहीं होता है। वो उसको छू ही नहीं पाता। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। विदुषी उसकी तरफ देखती है, फिर बोलती है, कहा था ना मैंने, नहीं छू पाओगे मुझे। मर चुकी हूं मैं, पर मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं ऐसे ही रहूंगी। अच्छा, तुम अपनी आंख बंद करो। वैदिक अपनी आंख बंद करता है, फिर विदुषी के कहने पर खोलता है तो वो अपने असली रूप में थी। मतलब बिल्कुल पहले जैसी। अब कोई घाव नहीं था उसके शरीर पर। वैदिक उसे देखता है तो आगे बढ़ता है, पर फिर कुछ सोचकर रुक जाता है। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी उससे कुछ पूछने की। दोनों बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद वैदिक उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है तो विदुषी उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे उन लोगों ने उसे पानी की टंकी में डुबाया और फिर आखिरी सांसों में उसके साथ जबरदस्ती की। विदुषी रोने लगती है, फिर बोलती है, वैदिक, तुम नहीं जानते मैंने कितनी कोशिश की, पर मैं खुद को बचा ही नहीं पाई। बहुत दर्द हुआ, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। उन हैवानों ने मेरे शरीर को नोच डाला, नहीं कर पाई कुछ। उसका रोना इतना दर्दनाक था कि कोई सुने तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाए। वैदिक की आंखें नम हो जाती हैं। वो उठकर उसके करीब आता है और घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। इतना दर्द सहा था उसकी, विदुषी ने ये बात उससे बयां नहीं हो रही थी। विदुषी ने उसको सब कुछ बता दिया था कि उसके साथ किसने और क्यों किया ऐसा, और उनका क्या क्या काम धंधा चल रहा है, और उनके साथ साथ कौन कौन मिला है। सब कुछ वो वैदिक को बता चुकी थी। सारा सच सुनकर वैदिक की आंखों में गुस्सा और दर्द उतर आता है। विदुषी उसके पास आती है और उससे पूछती है, बताओ
करोगे मेरी मदद, करोगे मेरा बदला पूरा। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि विदुषी ने अकेले इतना सब सहना और उसको इतना कुछ झेलना पड़ा। वैदिक अपने जगह से उठता है और अपने आंसू पोंछकर उसकी तरफ देखकर बोलता है, हाँ, तुम्हारा बदला जरूर पूरा होगा। तुम्हारे जीते जी तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, पर यह बदला पूरा करके तुम्हें मुक्ति जरूर दिलवाऊंगा। तुम जो कहोगी वैसा ही करूंगा। मुझे तो यकीन नहीं होता वो लोग ऐसा कर सकते हैं। विदुषी हल्की मुस्कान के साथ उसे देखती है और बोलती है, अब तुम मुझे हमेशा अपने आसपास देख सकोगे और कोई मुझे नहीं देख सकता, इसीलिए तुम किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताओगे। वैदिक अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। इतने में डोरबेल बजती है। वो दरवाजे की तरफ देखता है और गेट खोलने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो जैसे ही गेट खोलता है तो सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह जाता है। वैदिक गेट खोलता है तो चौंक जाता है। गेट पर खड़ा अद्वय उसे देखता है, फिर धक्का मारकर उसे साइड करता है और अंदर चला आता है। अद्वय अंदर आकर सोफे पर फैलते हुए बोलता है, एक तो इतनी देर में गेट खोलता है और सामने से हट भी नहीं रहा था तू, इसलिए मैं खुद ही चला आया अंदर। वैदिक अपना सिर हिलाता है और गेट बंद करके अंदर आ जाता है। वो अपने आसपास देख रहा था। उसको ऐसे इधर उधर देखता पाकर अद्वय उसके कंधे पर मारता है और बोलता है, मैं यहाँ हूँ, तू इधर उधर क्या देख रहा है? वैदिक हड़बड़ा जाता है और उसकी तरफ देखकर बोलता है, ना ना, वो कुछ नहीं। तू बता, इस टाइम मेरी याद कैसे आ गई? तुझे तो हमारी याद नहीं आती, तो मैंने सोचा मैं ही मिलने चला हूँ तुझसे। घर पर कोई है नहीं, मैं बोर हो रहा था, इसलिए आ गया तेरे पास रुकने। अच्छा किया। वैसे सॉरी, विदुषी के बारे में सोचते सोचते मैं तुम लोगों से दूर ही हो गया। माफ कर दे मुझे। अद्वय उठता है और उसके गले लग जाता है, फिर बोलता है, पागल है क्या तू? वो भी हमारी दोस्त है, तो उसकी वजह से हम तुझसे गुस्सा थोड़ी होंगे। पर अब तू ये सब सोचकर अपनी तबीयत मत खराब कर। विदुषी जा चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। उसको आना होता तो अब तक आ चुकी होती, इसलिए अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जा। तुझे ऐसे नहीं देख सकते हम लोग। वैदिक मुस्कुराकर उससे अलग हो जाता है और फिर हाँ में गर्दन हिलाकर बोलता है, सही कह रहा है तू। जो होना था हो चुका। अब मैं वापस से पहले जैसा रहने की कोशिश करूंगा। तू परेशान मत हो। वैदिक को इतनी आसानी से मानता देख अद्वय को थोड़ी हैरानी होती है, पर वो उससे कुछ नहीं बोलता। उसके लिए इतना ही काफी था कि उसका दोस्त आगे बढ़ रहा है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं, फिर वैदिक के कमरे में चले जाते हैं। अद्वय तो कुछ ही देर में सो जाता है, पर वैदिक को नींद नहीं आ रही थी। अद्वय के सोने के बाद वैदिक वापस से हॉल में आता है और अपने आसपास कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर कोने में रखी चेयर पर पड़ती है। वहां साया नजर आने लगता है उसे। वो मुस्कुराते हुए वहां जाता है तो विदुषी बैठी हुई थी, पर अब उसका चेहरा वापस से भयानक हो गया था। उसे देखते ही वैदिक की मुस्कान गायब हो जाती है और वो डरकर पीछे हट जाता है। यार प्लीज, मेरे पास ऐसे आओगी तो मैं तुम्हारी मदद करने की जगह हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। मानता हूं ये तुम्हें तुम्हारा बदला याद दिलाता है, पर प्लीज मेरे सामने असली रूप में आया करो ना। कम से कम तुम्हें बिना डरे देख तो सकूं। तुम मुझे हमेशा हर तरह से पसंद हो, पर प्लीज ऐसे डराओ मत मुझे। विदुषी उसकी तरफ देखती है, फिर वापस से अपने असली रूप में आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। इस एक हफ्ते में दोनों ने एक दूसरे की कमी बहुत महसूस की थी, जो अब पूरी जिंदगी के लिए उनके साथ रहेगी। दोनों इस कमी को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद विदुषी गायब हो जाती है और वैदिक उसके बारे में सोचते सोचते सो जाता है। आगे क्या मोड़ लेगी कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।